जैसा कि कहा कि अगर आपके पास साक्षरता है, अगर तालीम है, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। कठिनाई वहाँ होती है जहाँ बच्चे की इच्छा है कि उसे पढ़ने दिया जाए और फिर दुश्वारियाँ उसके सामने अलग तरह की आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं निर्मल सिंह साहब आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वक्त में, चाहे वो 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या कोविड की समस्या हो, जम्मू कश्मीर में बड़ी दिक्कत हुई है, ख़ास तौर से उन बच्चों को जो पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो बड़ी कक्षाओं के हों या शुरुआती कक्षाओं के। तो अब आगे शिक्षा के क्षेत्र में नया सवेरा कैसे आएगा, क्या आप लोग देखते हैं? सबसे पहले मैं तो जी सलाम और जो नया सवेरा का जो कार्यक्रम आपने ये किया है और ये बड़ा टाइमली है, और जिस तरह के पैनल्स मैंने पढ़े, सचमुच जम्मू कश्मीर को एक दिशा मिलेगी इससे, आपकी इस चर्चा से। वैसे भी जी जो है एजेंडा सेट करने में, नेशनलिस्ट एजेंडा सेट करने में आपका बड़ा रोल है। एक तो मैं जो बात अपने प्रश्न पर उसकी बात करूंगा, एक जनरल बात भी मैं करना चाहूँगा। मैं बेशक पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मेरा जो क्षेत्र जो है शिक्षा का रहा है और इतिहास का रहा है, उस दृष्टि से जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का यहाँ माहौल है, इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था जिसको डील करने के लिए जो 5 अगस्त 2019 को जो कार्रवाई करनी पड़ी, केंद्र ने, पार्लियामेंट ने जो कार्रवाई की, उसके मद्देनज़र कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, जैसे बुरहान वानी के वक्त हुआ था, बाकी हुआ था, तो उसके लिए कुछ चीज़ें करना बड़ा वाजिब था, ज़रूरी था। उस मजबूरी में सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको उनको करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे माहौल ठीक हो रहा है और आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो खुल रही हैं, यहाँ बच्चों का नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, लेकिन सुरक्षा, जिंदगी, जीवन, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना कि उस जो है बैकग्राउंड में ये बात हुई है, जो कि कोई भी, मुझे नहीं लगता कि केंद्र या कोई भी ऐसा कोई करना चाहता होगा कि यहाँ के लोगों को खामखा तंग करने के लिए नहीं था। ये मजबूरी थी और ये पिछले अनुभव के आधार पर ये करना ज़रूरी था, और इसी कारण से ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो है यहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सारी चीज़ें ठीक नहीं। और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं, और वो पूरा जो जिसको हम जो हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, जो है उसकी बात है, वो आस्ता आस्ता सारी चीज़ें उसी तरह बहाल की जा रही जैसे बाकी देश में है। दूसरी बात, अगर आपकी इजाज़त में कहूँगा, देखिए आपने इसको जो दिया है, हमारी तालीम हमारी तकदीर जी, यहाँ पर जो पिछले 72 सालों में हुआ, क्योंकि उसके लिए मैं मानता हूँ कि तालीम का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ। तालीम मतलब कुछ ऐसे थे, मैं इतिहास की बात करूँगा। एक मैं कश्मीरी एक राइटर हैं रहमान राही जी, उनका मैं उदाहरण दूंगा। जब मैं यहाँ विभागाध्यक्ष था इतिहास का, तो हमने एक सेमिनार किया, उनको हमने सेमिनार में बुलाया। उन्होंने जो बात कही वो आई ओपनर है। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमें मालूम नहीं था कि अभिनव गुप्त कौन है, हमें ललितादित्य, अवंती वर्मन कौन है, जो कश्मीर के हीरोज़ हैं, यहाँ उसके बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो गेंदे का फूल है, वो गेंदे का फूल को भी वहाँ नाम दिया गया था भट्ट पोष। भट्ट का मतलब पंडित, पोष का मतलब है फूल। कि उन्होंने कहा अपनी बात में, यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के फोरम पर कहा उन्होंने कि हमने उसको भी बांट दिया, मतलब फूलों को भी बांट दिया। और ये जो बात हमने देखी, मैं एक और उदाहरण दूंगा कि 1960s में एक यहाँ पर सेमिनार हुआ हिस्ट्री का, मोहम्मद यासीन थे जो उसके उस समय के जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ICHR ने उसको फंड किया। टॉपिक था फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर। आपको ये मालूम होना चाहिए, जहाँ मैं ऑडियंस को कहूँगा, उस फ्रीडम मूवमेंट में
किस मूवमेंट को डिस्कस किया गया? महाराजा के खिलाफ जो यहाँ पर था, जो ऑटोक्रेट रूल था, जो एक उसके खिलाफ जो मूवमेंट थी फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सिस्टम, उसको फ्रीडम मूवमेंट नाम दिया गया। फ्रीडम कहाँ से, किससे? और उसमें जो पेपर्स आए, मैंने सारा स्टडी किया उस पर, उसमें पेपर्स आए, कुछ लोगों का कहना था जो उन्होंने लिखा, उसमें जाकर कश्मीर के ज़्यादा स्कॉलर्स थे, कुछ लोगों का कहना था कि फ्रीडम मूवमेंट कब शुरू हुई? 1576 को। कब? जब अकबर ने कश्मीर जो है अपने राज्य में मिलाया। कुछ लोगों का कहना था नहीं, 1819। कब? जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को पंजाब के साथ जोड़ा। कुछ ऐसा एक सेट ऑफ स्कॉलर्स था जिन्होंने कहा नहीं, 1846 जब महाराजा गुलाब सिंह ने इस स्टेट को क्रिएट किया, तो उसका नाम क्या दिया? फ्रीडम मूवमेंट की मतलब है, उन्होंने बात की होना क्या चाहिए था यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, जो है जनता के राज के लिए करना था। लेकिन इस प्रकार का एजेंडा जो है यहाँ सेट किया गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसा एजेंडा यहाँ सेट किया गया जिसके कारण मेरा मानना है उसका जो आइडियोलॉजिकल बेस था, जो आज यहाँ पर खून खराबा हुआ, यहाँ लगाववाद हुआ, जो सब कुछ हुआ, जिसके कारण आज 5 अगस्त को करना पड़ा, उसका जो एजेंडा सेट हुआ वो इस तालीम के द्वारा, इस प्रकार की पढ़ाई के द्वारा हुआ। समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने पाकिस्तान में भी जाके 2 बार जाना हुआ, मैंने वहाँ लम्ब स्कूल की लाइब्रेरी में इसी प्रकार का लिटरेचर देखा जो कश्मीर में इस प्रकार का सिलेबस पढ़ाया निर्मल सर, आप भी हुकूमत में रहे, पीडीपी के साथ आपकी हुकूमत रही और तस्वीर बदली नहीं। तालीम की अगर हम बात करें, इसका जवाब मैं धर सर से लूँगा। सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम निर्मल सर तारीख़ बता रहे थे, तालीम की बात कर रहे थे, यहाँ की तहज़ीब की बात कर रहे थे, यहाँ के मेल मिलाप की बात कर रहे थे, जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने हैं कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर खड़ा है, चाहे उसके बुनियादी मसाइल हों, चाहे वो तालीमी पसमानदगी हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो। रोज़ प्रोटेस्ट होता है, हम रोज़ खबरें चलाते हैं। ये जानना चाहूँगा कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक लर्निंग कोर्सेज के भी हालात बुरे हैं। हायर एजुकेशन, आप यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, हायर एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के तलबा की सलाहियतों में, उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है सर। वो सिविल सर्विसेज में नुमाया किरदार अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे इदारे नहीं हैं। जो इदारे हैं वो भी सही से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता है, दूसरी रियासतों का रुख करना पड़ता है। वहाँ पर उनके साथ दिक्कत ये होती है कि लोग उन्हें कश्मीरी होने की वजह से शक की निगाहों से देखते हैं, अक्सर खबरें आती हैं। तो यहाँ पर खुद इस अपने होम स्टेट में यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे, इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी सलाम का कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। जहाँ तक आपने बात की एजुकेशन की, तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन सिर्फ क्लास की 4 दीवारी में से नहीं दी जा सकती। एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा फील्ड है कि जो कि आपको क्लास के बाहर से भी मिल सकती है, घर में भी मिलती है, पेरेंट्स से भी मिलती है, टीचर से भी मिलती है। तो एजुकेशन एक कंप्लीट सिनेरियो है जिसको कि सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी में या यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर देखना नहीं चाहिए। तो पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमारे यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पेशली हायर एजुकेशन के माध्यम से कि हायर एजुकेशन में हमारे पूरे यूनियन टेरिटरी में इस टाइम 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कि बहुत पुरानी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो आपकी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिनको आप कहेंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, अगर मापदंड से देखेंगे, जो नेशनल मापदंड है जिसके कि हम नैक एक्रेडिटेशन कहते हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज़ A+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ कंट्री में इस टाइम 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन 800 यूनिवर्सिटीज़ में पहली 100 यूनिवर्सिटीज़ में ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारा नंबर 52, कश्मीर यूनिवर्सिटी का 48।
तो ये कहना कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मापदंड हैं जिनसे कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर लेकिन सकते सर, हैं डेटा तो डिटरमिन। ये कहता है सर कि नहीं, लोग मैं- यहाँ से बाहर जाते मैं उस हैं। पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा जी। हूँ। लेकिन ये कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप में वो भी एक हेल्दी ट्रेंड है कि यहाँ के बच्चे जो है वो बाहर के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ें, बाहर के इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आएँ, और ऐसा हो रहा है कि आ रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ भी अब पिछले 1-2 साल में अब आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एजुकेशनल हब बन रहा है। हमारे यहाँ IITs आ गए, IIM आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आ गया। तो आप देखिए कि सारे जितने भी आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेस्ट हैं, वर्ल्ड में बेस्ट हैं, IITs हैं, IIM हैं, वो अब यहाँ आ गए हैं। तो एक सिनेरियो, जैसे आपने इसका टाइटल दिया था, मैं सोच रहा था शायद आप इस बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने पीछे जाके सवाल पूछ लिया। मैं सोच रहा था कि नया सवेरा की जब आप बात करेंगे तो ये नया सवेरा है जो अब जम्मू कश्मीर में आया है। और मेरा जी। सवाल, अगला सवाल ये यही जो था सर। ये जो चीज़ें सर, हैं, मेरा अगला सवाल जी, यही था जी, जी। कि यहाँ के जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा करते हैं। जी बिल्कुल। और आप हर साल देखते हैं कि कश्मीर के स्टूडेंट बहुत अच्छा नुमायाँ किरदार अदा करते हैं, टॉप फहरिस्त में 2-4 नाम रहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे अभी आपने बताया कि IIM, IIT या बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कश्मीरी बच्चों की जो नुमाइंदगी वो बहुत कम है। मेरा अगला सवाल यही था आपसे। नहीं, देखिए, हमें 2 चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा ना कि क्या करना पड़ेगा, जी। एक तो ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, करना पड़ेगा। जब आपको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को ट्रेन भी करना पड़ेगा ना, उनको वो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो पास कर सकें, उनमें दाखला उनको मिल जाए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में मिल जाए। तो ऐसे बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कुछ और करने की, और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देने की। प्लस साथ में मुझे लगता है कि हमारा फोकस जो अभी अब ऑनरेबल LG साहब का जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट की तरफ है, तो वो स्किल डेवलपमेंट भी अपने आप में एक ऐसा नया वर्टिकल है जो यूनिवर्सिटीज़ में ऐड हो रहा है कि हम सिर्फ टीचिंग ना करें, रिसर्च भी करें और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी ध्यान दें। तो अगर हमें अपने यूथ को एंगेज करना है, मीनिंगफुली एंगेज करना है, तो मुझे लगता है इन सब बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक, मैं इस सवाल के साथ अभीक दत्ता साहब के पास आना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे आएँ, यूनिवर्सिटी में आएँ, पढ़ाई करें और फिर उस भीड़ में शामिल हो जाएं, जो फिर अपनी फाइल लेके जाए और ये डेटा आए कि यहाँ बेरोज़गारी 10% है, वहाँ 20% है, किसी स्टेट में 30% है। मेरा सवाल ये है कि जॉब लेने वाला स्टूडेंट कैसे निकलेगा, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए कि उसको फिर कंपनीज उठा के ले जाएं, उसे मेहनत ना करनी पड़े कि मुझे कहाँ जाना है। इस पे हमेशा जॉब वाली सेगमेंट में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि ये कहा जाता है कि डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम है। सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड कम है। बट अगर आप उसको स्मार्टली डिवाइड करोगे तो आप ये देखोगे जो सप्लाई का ज़्यादा है और डिमांड कम है, वो हमेशा लिगेसी में रहेगा। वो टेक्नोलॉजीज़, वो पढ़ाई जो पुरानी हो चुकी है, हमेशा डिमांड ज़्यादा रहेगी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेडिकल साइंस में। अब कॉलेजेस को, स्कूल्स को, पूरे इकोसिस्टम को, स्किल डेवलपमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम कैसे अपने यंगस्टर्स को सेकंड वाली साइड ले जाएं, जहाँ पे हम उनको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीज़ों पे ग्रूम करें, ना कि हम उनको वही लिगेसी पढ़ाए जाएं, C++, पुरानी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं, पुराने तरीके की मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाएं। उससे कभी भी ये बैलेंस बराबर नहीं होगा। मैं एक कंपनी रन करता हूँ जहाँ पे हमारा चैलेंज ये है कि हमें रिसोर्स मिलते नहीं, हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि कैंडिडेट्स ग्रूम नहीं है उन टेक्नोलॉजीज़ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ग्रूम नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ग्रूम नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ग्रूम नहीं है।
तो जॉब्स तो हैं बट लोग नहीं हैं जो उनको ग्रैब कर सके। प्रोफेशनल्स नहीं है। बेचन लाल सर, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी धर सर कह रहे थे कि हमने सोचा था कि नया सवेरा में आप नए आगाज़ और नए कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो जैसा अभी दत्ता साहब भी कह रहे हैं कि हमें प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों की दिक्कत है। तो हम एकेडमिक तालीमात तो दे रहे हैं, एकेडमिक एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या क्या इंतजामात आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे हैं और आप क्या फ्यूचर देखते हैं जम्मू का? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इस अवसर को बोलने के लिए मुझे बुलाया, कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। जहाँ तक हमारे विश्वविद्यालय का सवाल है, ये अभी नई नई विश्वविद्यालय बना है और कुछ एक नए कंसेप्ट पर शेयरिंग बेसिस ऐसा एक नया कंसेप्ट आया है जिसके आधार पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी हैं। मैं भी जुमा करीब 1 महीने पहले आया हूँ, लेकिन आने के बाद हमने कुछ प्रयास किए हैं। मैं यहाँ के इंडस्ट्री, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा उस संदर्भ में कहूँगा, एक इंडस्ट्रीज़ के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई। हमने कहा कि भाई आप की दिक्कतें क्या हैं और हमारी दिक्कतें क्या हैं, हम दोनों बैठ के डिस्कस करें। तो जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा भाई देखिए 2 दिक्कतें हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं यहाँ। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ इसलिए बहुत खड़ी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ नहीं है। हमें रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है और बना करके जब हम बाहर ले जाते हैं तो उस पर कास्ट बढ़ जाता है, हम कम्पीट नहीं कर पाते। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली का भी अभाव है, हम नहीं इंडस्ट्री चला पाते हैं। तो हमने कहा इन दोनों चीज़ों पर तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इसके लिए आप सरकार ही मदद करेगी। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा कि मेरे पास हैंड्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है। हमने कहा कि आप मुझे ऐसे लोगों के साथ एक मीटिंग कराइए, मैं उनकी नीड समझूंगा और उनके नीड के अनुसार प्रोफेशनल्स तैयार करके मैं आप दूंगा और कोर्स चलाऊंगा। तो ये मैं सहमत हूँ आपसे 100% कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज चला रहे हैं लोग, उनको प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं। और प्रोफेशनल्स उनको एक तो जो टॉप लेवल के हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको IIT IIM से मिल जाते हैं, लेकिन जो सेकेंड क्लास या क्लास 4th के, जो क्लास 3 के जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनको चाहिए जो छोटे छोटे काम के लिए, उनको तैयार विश्वविद्यालय कर सकता है। और विश्वविद्यालय NEP के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसमें पूरा अवसर दिया गया है कि आप अपने ढंग से लोकल नीड के आधार पर कोर्स की स्ट्रक्चर तैयार करिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से तैयार करिए और एक्सपर्ट्स में जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाइए। वो बताएंगे कि हमारी नीड ऐसी है, फिर उसे जो पढ़ाने वाले बताने वाले हैं वो बैठेंगे, वो कहेंगे कि हमारी ये नीड है। एक तरह से एक होलिस्टिक ढंग से एक सिलेबस तैयार करिए, सिलेबस को तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करिए और प्रोफेशनल्स तैयार करिए, और उतना तैयार करिए शुरू में कि वो तुरंत का तुरंत ले लें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब के समय ही वो शायद आप थे वहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जब चाल, तो वहाँ एक कोर्स अकाउंटेंसी का तैयार हुआ कि वो अकाउंटेंट के लोग जो थे यहाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोग, उन लोगों ने कहा कि भाई हम शुरू में ऐसे लोगों से फीस ज़्यादा लेंगे और हम पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन बाद में जैसे ही उनके कोर्स पूरा होगा हम एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनको पैसे धीरे धीरे हम वापस कर देंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य से वो कोर्स नहीं चल पाया किन्हीं कारणों से। तो वो ऐसे ही कोर्सेज की हम उनके साथ कोलैबोरेट करके बैठ करके उनकी नीड क्या है, जब इस तरह का एक प्लान बनेगा, ग्राउंड लेवल पर बनेगा, केवल कहीं चल रहा है प्रोग्राम, उसको अब कुछ बात दिक्कतें प्रशासन की तरफ से आ जाती हैं, कुछ कोर्सेज दे दिए जाते हैं कि आप इन कोर्सेज को चलाइए। अब वो कोर्स जम्मू कश्मीर के नीड के अनुसार है कि नहीं, यहाँ के रिसोर्स के अनुसार है कि नहीं, ये बेसिक सवाल है। तो इस तरह से जो नीड बेस्ड है, पहले टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। धर सर से मैं इसका जवाब लूँगा। धर सर, जैसे अभी प्रोफेशनल एजुकेशन की कोर्सेज की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में बहुत स्कोप है, अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बजट भी आया हुआ है और बड़े पैमाने पर रोज़गार के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, उम्मीद जाहिर की जा रही है।
यहाँ पर टूरिज़्म का एक सेक्टर है, उसके लिए होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज और टूरिज़्म के अलग, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, यहाँ की दस्तकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इनके जो दस्तकार हैं या इनके जो उस्ताद हैं, जो माहिरीन हैं, उनको पॉलिश अप करने के लिए, ब्रश अप करने के लिए क्या कोई रोड मैप आप लोगों का है? क्योंकि अब मौके पैदा हो रहे हैं, हवा बदल रही है, फ़िज़ा बदल रही है। जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया और थैंक यू फॉर दैट। जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि इस टाइम जो पूरा शिक्षा नीति भी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी कहा कि उसमें जो फोकस है वो यही कि लोकल नीड्स को समझ के हमने कोर्सेज़ जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी जैसे है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूटी में जो ऐसा कर रही हैं, तो हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट का जो है सेंटर। जी हेलो जी, वो हेलो। माइक देखकर कि भाई जो हमें आगे मैन पावर चाहिए, जो जिस तरह के स्किल सेट्स हमारे स्टूडेंट्स में होने चाहिए, उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर किया है, इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है, और एक इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप सेंटर किया है। तो कोशिश ये है, जैसे साहब ने कहा, कि हम इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कोर्सेज डिज़ाइन करें जो कि हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। अगर वो कोर्स कहीं और भी चल रहा हो देश में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है। जैसे आपने जो फील्ड्स बताए, बहुत अच्छे फील्ड्स हैं। हॉर्टिकल्चर है, जिसमें कि हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, या फ्लोरिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, बी कीपिंग, इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मशरूम कल्टीवेशन, जिनके ऊपर हमारा फोकस है। तो कोशिश ये है कि इन एरियाज़ में हम लोग बच्चों को तैयार करें, ताकि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उनको वो अपना एंटरप्राइज भी शुरू कर सकते हैं, और अपने अलावा और लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जॉब सीकर्स ना बन के जॉब प्रोवाइडर्स बने। तो ये एक कोशिश इस डायरेक्शन में हो रही है। निर्मल सर, आपसे एक सवाल है, चूँकि आपको आवाज़ मिल रही है आपकी? जी जी, ठीक है जी ठीक। सर, आप सियासतदान भी हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। यहाँ के जो छात्र हैं, तलबा, उनकी परेशानी है 370 के बाद से, और फिर कोरोना कोविड के दौरान इंटरनेट खिदमात जो थी वो मुअत्तल थी, इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी। अब यहाँ के जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनके कोर्सेज को कम करके, उनके सब्जेक्ट्स को कम करके इम्तिहानात लिए जाएं। तो इस पर कितना इत्तेफाक हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। और क्या अगर कोर्सेज कम किए जाते हैं, सब्जेक्ट कम किए जाते हैं, तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें अगर उसने इम्तिहान नहीं दिया तो उसकी तालीम पर भी तो असर पड़ेगा? देखिए, दो ऑनरेबल वाइस चांसलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनका डोमेन है, तो मुझे लगता है इनको पूछा जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। सर, लेकिन ये मुद्दा है, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। हाँ, मेरा निवेदन सुन लीजिए। हाँ, मुद्दा है, मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए जो बेसिक जो क्वेश्चन, मैंने दो एग्जांपल्स देके जो मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ पर तालीम का जो यहाँ माहौल था, उग्रवाद का, अलगाववाद था, उसके लिए किसी हद तक तालीम का भी रोल था। कश्मीर में हिस्ट्री का सिलेबस मेडिवल से शुरू होता है। कश्मीर से किसी बच्चे से पूछेंगे पे अभिनव गुप्त कौन थे, जिनको पूरी दुनिया जाती है, कश्मीरी बच्चे को पता नहीं होगा। तो सर, आज इसका जिम्मेदार कौन है? के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप तक भी आप तो हुकूमत में रहे सर। एक सेकंड प्लीज, क्योंकि आप बुलाया है तो सुन लीजिए ना। क्योंकि अगर नया सवेरा लाना है तो कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस को बदलना पड़ेगा। जम्मू का हिस्ट्री क्या है, कश्मीर का हिस्ट्री क्या है, जम्मू को भी जानना पड़ेगा, कश्मीर को भी जानना पड़ेगा। हमारा एंशियंट हिस्ट्री क्या थी कश्मीर में, आपको यहाँ जो सिलेबस है ना, वहाँ आपको नहीं मिलेगा वहाँ। ठीक है, रहमान राय जी का जो बहुत बड़े जो हैं वो हैं कश्मीरी, उनका कहना मैंने एग्जांपल दी, इसीलिए उनकी दी। इसलिए सिलेबस में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और जो एक खुले जहन, क्योंकि माइंडसेट को अगर बदलना है बच्चों में, तो उनमें सही इतिहास क्या है, सही लिटरेचर क्या है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ
दोनों आने वाला कश्मीर के वाइस चांसलर होते हो तो बताते कि वहाँ हिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर कश्मीर के लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा, ऐसी चीज़ें जो यहाँ की इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के साथ नहीं जोड़ेंगी तो लोग तो दूसरी तरफ देखेंगे। तो इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन कह रहा हूँ कि अगर आने वाले वक्त में हिस्ट्री रिपीट ना हो, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, न्यू हिस्ट्री रिपीट ना एजुकेशन हो पॉलिसी तो से एक बेसिक जो है ऐसे सरकार ये कोशिश तो कर रही है, उनको जरूरी है कि इस प्रकार के इस पर फोकस करें। ये है जम्मू में लगभग ठीक है, कश्मीर में यहाँ प्रोफेशनल स्कूल होते हैं, एग्जाम्स होते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें, एंशियंट हिस्ट्री का पता ही नहीं है। जिस कश्मीर के ऊपर हम जो है फख्र करते हैं, सूफीज़म के ऊपर फख्र करते हैं, आज सूफीज़म के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कश्मीर में। सिलेबस में डालना पड़ेगा उसको, शैबिज़म को सिलेबस में डालना पड़ेगा, कश्मीरियत क्या है सिलेबस में डालना पड़ेगा। तब जो है हम जो है आने वाले वक्त में, आने फ्यूचर अपने बच्चों को उस तरफ लेके जाएंगे। नहीं तो क्या है, सीरिया जैसा जो अगर वो उस प्रकार की बातें होंगी, अफगानिस्तान तालिबान जैसी होंगी तो बच्चे उधर जाएंगे। बच्चों का तो माइंड को मोल्ड करना है। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है। जी जी ठीक, आप ये बात बेहतर कर रहे हैं। अभी दत्ता जी, एक सवाल ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बेहतर आपको लग रही है कि कुछ और बदलाव आप लोग चाहते हैं? देखिए, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो नहीं है, बट अगर उसमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीज़ों की बातें हो रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नई चीज़ों की बातें हो रही हैं, तो फिर तो वी आर गोल्डन। पर अगर उसमें सर को ज़्यादा मालूम होगा, बट अगर उसमें लेटेस्ट चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री की डिमांड से अलाइंड हैं, जैसे सर ने भी कहा कि हम इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं और वो जो चाहते हैं उस तरह की कोलैबोरेशन हम करना चाहते हैं, अगर वो सब इनकॉर्पोरेटेड है फिर तो ठीक है। हमारा चूंकि वक्त ख़त्म हुआ, बहुत माजरत चाहते हैं। निर्मल सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेचन लाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चारों मेहमान आए और अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने नज़रिए से लोगों को वाकिफ़ कराए। बहुत बहुत शुक्रिया।